वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12th फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर 1। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट टॉपिक विच इज़ प्लानिंग का मतलब क्या होता है। प्लानिंग सबसे ज़्यादा बेसिक या सबसे फोरमोस्ट फंक्शन है अगर मुझे कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट को मैनेज करना है। प्लानिंग के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड होता है कि हम ये सब कुछ पहले से डिसाइड करके रखें कि हमें क्या करना है, व्हाट इज़ टू बी डन, कैसे करना है, हाउ इट इज़ टू बी डन, एंड कब करना है, व्हेन इट इज़ टू बी डन, एंड कौन करेगा, हु विल डू इट, राइट। सो स्पोर्ट्स के अंदर जो प्लानिंग है ये इंश्योर करती है कि जो इवेंट्स हैं वो स्मूथली कंडक्ट हों, सिस्टमैटिकली कंडक्ट हों और उससे एफिशिएंसी भी काफ़ी अच्छी आए, यानी कि आउटपुट हमारी, यानी जो एफिशिएंसी अच्छी आए, यानी कि हमारी आउटपुट जो है वो अच्छी आए, एंड विदाउट कॉन्फ्लिक्ट, यानी कोई लड़ाई वगैरह ना हो। एक गुड स्पोर्ट्स प्लान के एक एम होता है, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं कि किस तरीके से रूल्स होते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हर कंसर्न्ड जने को बांट दी जाती है, उसको दे दी जाती है। प्लानिंग करना क्यों ज़रूरी है स्पोर्ट्स के अंदर? क्योंकि ये एक स्मूथ ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है, कन्फ्यूजन्स और कॉन्फ्लिक्ट से प्रिवेंट करता है, प्रॉपर यूज़ हो पाता है रिसोर्सेज का, हम एक प्री डिटरमाइंड गोल्स जो हैं हमारे उनको अचीव कर पाते हैं, हमें एक डायरेक्शन मिलता है और कंट्रोल कर पाते हैं हम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को। एक गुड प्लान कैसा होता है? एक गुड प्लान कैसा होगा? स्पेसिफिक होगा, उसको पता है उसने क्या करना है, क्लियर होगा और वेल डिफाइंड होगा, लॉजिकल होगा, प्रैक्टिकल होगा, यानी कि ऐसा नहीं आपने कुछ भी सोच लिया बट वो हकीकत में आप कर ही ना पाओ। तो लॉजिकल होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि अगर कुछ और हो गया तो आपका प्लान उस अकॉर्डिंग चेंज हो जाए। कंप्लीट होना चाहिए, आपने सब कुछ सोचना है, ऐसा नहीं जो आपको मन करा वो सोचा, कुछ आपने सोचा ही नहीं। प्लानिंग इन स्पोर्ट्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, यानी हम प्लानिंग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं हम प्लानिंग? गोल ओरिएंटेड, यानी कि अगर प्लानिंग जो है वो एक डायरेक्शन देता है और एक विजन देता है सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को। और अगर हमारे पास गोल्स ही नहीं होंगे तो कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज नहीं हो सकता। जैसे कि अगर कोई इंट्राम्यूरल टूर्नामेंट करना है तो उसकी प्लानिंग तो करनी पड़ेगी ना, कि किस तरीके का टूर्नामेंट करना है, कहाँ पे करना है, उसकी टाइम ड्यूरेशंस, कितने इवेंट्स होंगे, कितने पार्टिसिपेंट्स होंगे और क्या क्या उनको फैसिलिटीज़ देनी है। नेक्स्ट है पॉलिसी फॉर्मेशन, यानी प्लानिंग से हम पॉलिसीज़ भी बना सकते हैं, कोई गाइडलाइंस बना सकते हैं कि हमने मान लो प्लेयर्स को या एथलीट्स को हमें ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है तो हम ऑलरेडी पहले से दे सकते हैं अगर हमने प्लानिंग करी हो। फाइनेंशियल डिसीजंस भी बना सकते हैं, टेक्निकल डिसीजंस भी बना सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं डिफरेंट कमेटीज़ की फॉर देयर, उनको अपने अपने रोल्स असाइन कर सकते हैं। इससे प्लानिंग बहुत आसान हो जाएगी और जो एक्शन होगा वो भी काफ़ी आसान हो जाएगा। इवेंट्स को हम कंडक्ट करा सकते हैं विदाउट एनी लिमिट्स। इसके अलावा प्लानिंग से इकोनॉमी भी बहुत हेल्पफुल होएगा, यानी हमारे अननेसेसरी एक्सपेंडिचर जो है वो कम हो जाएगा। ऑलरेडी हमारा बजट तैयार होगा, हमें पता होगा हमें कितनी इनकम मिलने वाली है, कितना खर्चा होगा, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, कितने हमें फंड्स मिले हैं, अप्रूवल कहाँ कहाँ से मिला है ना, डिफरेंट स्टेजेस से। दिस इंश्योर्स एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी आपका बना रहेगा प्लानिंग की वजह से। डिफाइनिंग कोर्स ऑफ एक्शन, यानी हम बता पाएंगे हमने करना क्या है ना। प्लानिंग जो है हमें प्रोसीजर भी बता पाएगी कि कैसे करना है हमने सब कुछ। ये क्लैरिफाई करेगा कौन सा बंदा कौन सा टास्क करने वाला है, ये टास्क कैसे होगा और कब ये टास्क कंप्लीट होना चाहिए। ये सब हमें हेल्प करेगा कि एक सिस्टमैटिक एग्जीक्यूशन, यानी सारा काम सिस्टमैटिक तरीके से हो, वर्क जो है वो स्टैंडर्डाइज हो, टाइमली कंप्लीट हों सारे टास्क। इसके बाद हम बात करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस। प्लानिंग जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन को भी इंश्योर करती है। टूर्नामेंट के रूल्स फॉलो हो रहे हैं, रेगुलेशंस फॉलो हो रहे हैं, वो पहले से ही प्रिपेयर कर दिए जाते हैं और पब्लिश कर दिए जाते हैं, सारे एथलीट्स को बता दिए जाते हैं पहले से एडवांस के अंदर ही। इससे बायसिंग, यानी कि हम किसी एक टीम को जब हम उसकी तरफ लें, यानी उसकी पार्शियलिटी करें बेसिकली, तो हम बोलते हैं कि हम बायस हो रहे हैं। प्रिवेंट्स डिस्प्यूट्स, यानी आपस में लड़ाई नहीं हो पाएगी। इवेंट जो होगा वो फेयर होगा और ट्रांसपेरेंट होगा, कि उसमें कुछ भी गलत नहीं होगा, अनफेयर नहीं होगा। देन स्ट्रैटेजी,
प्लानिंग जो है वो हमें स्ट्रैटेजीज बनाने के अंदर भी हेल्प करती है, यानी कि हम अपने लॉन्ग टर्म गोल्स, शॉर्ट टर्म तो अचीव कर ही पा रहे हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स को भी अचीव कर पाते हैं। एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग हमें फ्यूचर चैलेंजेस के बारे में भी एंटिसिपेट करती है, यानी बता देती है ऑलरेडी, रिसोर्सेज की आइडेंटिफिकेशन करवाती है। अब मान लो मैं बास्केटबॉल का कोई इवेंट करा रही हूँ और मुझे पता ही नहीं था, हमारे जो स्कूल है या कुछ भी है वहाँ पर 6 बास्केटबॉल अंदर पीछे वाली साइड में पड़ी थी, तो हमें रिसोर्सेज जो है वो और तरीके से मिलते हैं। प्रिपेयर कर पाते हैं ऑर्गेनाइजेशन फॉर अनफोर्सीन रिस्क्स, यानी जो रिस्क्स हम सोच भी नहीं पा रहे थे वो रिस्क भी हमें पता चल जाता है कि अच्छा ये भी हो सकता है। एफिशिएंसी और कोऑर्डिनेशन बढ़ती है। देन कमेटीज़ की बात करें तो कौन कौन से तरीके की कमेटीज़ बनती हैं। एक सिस्टमैटिक कंडक्ट कराने के लिए स्पोर्ट्स इवेंट के कई सारी कमेटीज़ जो है वो बनती हैं। लेवल क्या है उन कमेटीज़ के, सबसे पहले टॉप लेवल जो कि प्रिंसिपल, डायरेक्टर, गवर्निंग बॉडी होगी बेसिकली, इनका काम पॉलिसीज़ बनाना होगा, क्या क्या करना है, एम्स, ऑब्जेक्टिव्स, ये सब बनाना होगा। फिर मिडिल लेवल, ये कुछ फिजिकल एजुकेशन के टीचर हो सकते हैं, डिपार्टमेंट के हेड्स हो सकते हैं, इनका काम है उन पॉलिसीज़ जो उन्होंने बनाई हैं उनको करवाना, वो करेंगे नहीं खुद, वो करवाएंगे सारा काम। कुछ किससे, लोअर लेवल से। लोअर लेवल कुछ अदर टीचर्स या फिर ऑफिशियल्स या वॉलंटियर्स हो सकते हैं जो कि उन सारी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करते हैं, ये उनको सुपरवाइज करते हैं, ये सब कुछ डिसाइड करते हैं करना क्या है। तो कितनी नंबर ऑफ कमेटीज़ होंगी वो डिपेंड भी करता है। अगर बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, किसी बड़े लेवल पे हो रहा है, तो फिर वो कमेटीज़ का नंबर उतना ज़्यादा होगा। लेवल ऑफ टूर्नामेंट क्या है, कितने पार्टिसिपेंट्स हैं, कितना एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है, कितनी हमारे पास मैन पावर अवेलेबल है, उस पर भी डिपेंड करता है। अब मान लो मेरे पास बंदे 10 और मैं चाहती हूँ 50 कमेटीज़ बने, तो फिर पॉसिबल नहीं है ना 10 बंदे 50 कमेटीज़। कमेटीज़ एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करते हैं। सबसे पहली कमेटी आती है टेक्निकल कमेटी। टेक्निकल कमेटी, इसका मेनली काम क्या होता है, ये टेक्निकल एस्पेक्ट संभालता है स्पोर्ट्स इवेंट का। अब पहले इवेंट से पहले उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि सारे स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट आ जाएं, फिक्सचर्स बन जाएं, जैसे मैं अभी हम इस चैप्टर में बनाना भी सीखेंगे। ऑफिशियल्स अपॉइंट हो जाएं कि ये रेफरी है, ये एम्पायर है, ये जजेस है ना। प्रिपरेशन हो जाए सारे रूल्स रेगुलेशन की, और जो फील्ड्स हैं उनको एक बार चेक कर लिया जाए, सब कुछ सही हो जाए बेसिकली। और जब इवेंट चल रहा होगा उस टाइम पे उनका क्या ड्यूटी होगी कि मैचेस जो हैं वो अच्छे से कंडक्ट हो रहे हैं, और ये देखना कि जो जूरी है वो प्रेजेंट है, यानी बेसिकली रेफरी जो है वो प्रेजेंट है। स्कोर शीट्स को कलेक्ट करना, स्कोर्स अच्छे से नोट हो रहे हैं फेयरली। मेरिट लिस्ट को प्रिपेयर करना, अच्छा कौन कौन सी टीम अब जीतती जा रही है, और फिर उसके अकॉर्डिंग आगे जाना। देन पोस्ट इवेंट इन द सेंस कि जब इवेंट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद इसकी क्या ड्यूटी रहेगी, क्लीनिंग करवाना, मेंटेनेंस कराना उन फील्ड्स की, और जितने भी इक्विपमेंट्स यूज़ हुए सबको सेफली स्टोर करवाना। नेक्स्ट कमेटी है लॉजिस्टिक्स कमेटी। लॉजिस्टिक्स कमेटी जो है वो बेसिकली सारी फैसिलिटीज़ या अदर अरेंजमेंट्स करती है एक्सेप्ट फॉर द स्पोर्ट्स का पार्ट, क्योंकि वो टेक्निकल कमेटी ने संभाला है। प्री इवेंट यानी कि चेयर्स, टेबल्स और सारी स्टेशनरी का ये अरेंजमेंट करते हैं, जहाँ पे स्कोर शीट्स और इन सब का काम रखते हैं ना। बोर्डिंग एंड लॉजिंग का काम रखते हैं। इनविटेशंस देते हैं सारे गेस्ट्स को, सारे टीम्स को। मेडिकल फर्स्ट एड अरेंजमेंट रखते हैं। सिलेक्शन करते हैं वॉलंटियर्स का कि कौन कौन जो है हेल्प कराएगा। इवेंट के दौरान उनका क्या काम रहेगा, उनको ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनीज़ करवानी होती है, रिफ़्रेशमेंट्स देनी होती हैं, ट्रांसपोर्टेशन करवाना होता है, टीम्स का ट्रांसपोर्टेशन जो हो रहा है, क्राउड को मैनेज करना होता है, सर्टिफिकेट और मेडल्स डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। इवेंट के बाद वेन्यू को क्लीन करवाना, और सारी चीज़ें जो हैं वापस प्रॉपर लोकेशंस पे रख दी जाएं। देन बात करते हैं फाइनेंस कमेटी। नाम से पता चल रहा है कि सारे फाइनेंशियल मैटर्स को ये देखेंगे। पहले इवेंट से पहले बजट बनाएंगे, और इक्विपमेंट और स्टेशनरी को परचेज करेंगे, और फिर जो भी स्पॉन्सरशिप्स मिल रही है उनको फाइनलाइज करेंगे। MOUs मतलब ये साइन करेंगे स्पॉन्सर्स के साथ, सारी डील्स एंड एवरीथिंग। इवेंट के दौरान वो मॉनिटर करेंगे कितना इनकम और कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है। ऑफिशियल्स को पेमेंट्स देंगे, जो जूरी, रेफरी, जो भी सब कुछ आएंगे सबको ये लोग पेमेंट्स देंगे। देन फाइनेंशियल रिकॉर्ड को मेंटेन करेंगे, अच्छा ये सब कुछ हो गया, इतना आ गया, इतना चला गया, है ना। देन इवेंट के बाद वो सारे बिल्स को सेटलमेंट करेंगे, और उसके बाद एक फाइनेंशियल रिपोर्ट भी बनाएंगे।
देन बात करते हैं मार्केटिंग कमेटी की। मार्केटिंग कमेटी की अगर मैं बात करूं तो इनका काम होता है कि जो भी पब्लिसिटी और स्पॉन्सरशिप्स, उन्होंने तो बस चूज़ की स्पॉन्सरशिप, उनको डील तो यही करेंगे, पब्लिसिटी, पब्लिक को कैसे डील करना है। इवेंट से पहले इनका काम है सारे प्रमोशंस करना, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक्स और सोशल मीडिया के थ्रू, स्पॉन्सरशिप्स को अरेंज करवाना, उनके पास लेकर जाना। चूज़ चाहे उन्होंने किया, बट इन्होंने लेके अरेंज करा स्पॉन्सरशिप्स को, उनसे मिल के आए, है ना, इन्होंने भी हेल्प करी इनकी एमओयूज बनाने में। देन इवेंट के दौरान प्रेस रिलीजेस को इशू करवाना, मीडिया कोऑर्डिनेशन, यानी मीडिया के साथ कोऑर्डिनेशन रखना। अगर बहुत छोटे लेवल का इवेंट है तो इनकी ड्यूटीज़ ऑब्वियसली हर कमेटी की कम होती जाएंगी, और जो भी स्पॉन्सर की रिक्वायरमेंट्स हैं उन सबको फुलफिल करवाना कि जो उनकी डिमांड्स थी, है ना। देन पोस्ट इवेंट की बात करें तो फाइनल प्रेस रिलीज़ करवाना, री टेलीकास्ट अरेंजमेंट्स, यानी फिर से अगर उसे टेलीकास्ट करवाना है तो उसकी अरेंजमेंट्स। देन अब आते हैं हम टूर्नामेंट के ऊपर। टूर्नामेंट क्या होता है? टूर्नामेंट एक सीरीज ऑफ मैचेस है, यानी कई सारे मैचेस हैं जो कि प्लेयर्स और टीम्स के बीच में खिलाए जाते हैं ताकि विनर को डिटरमाइन कर सके। एक टूर्नामेंट के पीछे ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है कि जो भी प्लेयर्स है अपने स्किल्स को डेमोन्स्ट्रेट कर सके, यानी दिखा पाएँ, और जो भी उनकी स्किल्स है उनकी परफॉर्मेंसेस को इवैल्यूएट कर सके, प्लेयर्स को एक मोटिवेशन मिले रोज़ प्रैक्टिस करने की। पॉपुलर यानी जो स्पोर्ट्स है, जो भी स्पोर्ट्स खिलवा रहे हैं उनकी वो सारे स्पोर्ट्स पॉपुलर हों, और एक तरीका एंटरटेनमेंट का जो कि हेल्थ को भी प्रमोट कर रहा है, हेल्दी एंटरटेनमेंट। अब जो टूर्नामेंट्स है वो दो तरीके के होते हैं, पहले नॉकआउट एंड देन लीग। नॉकआउट टूर्नामेंट्स वो होते हैं जिसके अंदर जब मैच होता है जो भी लूज़र है वो पूरी गेम से एलिमिनेट हो जाता है, यानी वो घर चला जाता है अपने, आगे वो कोई मैच नहीं खेलता। इससे ऑब्वियसली टाइम भी सेव होता है और मनी भी सेव होती है, बट ये काफ़ी कॉम्पिटिटिव होता है क्योंकि एक ही चांस है, अगर आप एक बार लूज़ हो गए देन यू आर आउट। और इसमें रिस्क रहता है कि जो अच्छी टीम्स हैं वो बहुत जल्दी एलिमिनेट हो सकती हैं, क्योंकि कभी कभी हम ऐसा नहीं कि हम अच्छा नहीं खेल पा रहे थे, कभी कभी लक फैक्टर की वजह से भी कोई बंदा आउट हो सकता है, राइट। देन सेकंड है लीग टूर्नामेंट या राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। इसमें हर टीम जो है दूसरी टीम के साथ खेलती है, तो इसमें जो है ट्रू विनर जो है वो सामने आता है। इसमें ज़्यादा टाइम, ज़्यादा मनी और ज़्यादा फैसिलिटीज़ तो चाहिए होती हैं, बट इसके अंदर जो रिस्क था कि गुड टीम बाहर निकल जाए वो रिस्क नहीं होता, और रैंकिंग पॉसिबल है हर टीम की। इसमें स्टेयरकेस, टेबुलर, साइक्लिक 3 मेथड है जिससे हम फिक्सचर्स बनाएंगे अभी। फिर कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट बेसिकली नॉकआउट और लीग का मिक्सचर होता है जो कि सबसे यूजफुल है एंड सबसे ज़्यादा परफॉर्म्ड भी होता है, यानी नॉकआउट और लीग का कॉम्बिनेशन होता है। ऐसा करते हैं स्टार्टिंग में नॉकआउट करवा देते हैं और सारी जो छोटी छोटी टीम्स होती हैं वो सब निकल जाती हैं, एंड देन जो बड़ी बड़ी टीम्स रहती हैं उनके आपस में लीग टूर्नामेंट्स कराते हैं। जब टीम्स बहुत ज़्यादा नंबर के अंदर हों तो आपको करवाना तो लीग था, बट इतना लीग नहीं करवा सकते, तो नॉकआउट पहले करवा देते ताकि कम बच जाए। वेन्यूज़ जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स पे सेपरेटेड हैं, तो कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, फॉर एग्जांपल फीफा वर्ल्ड कप के अंदर भी कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट होता है। अब आते हैं फिक्सचर्स, बाइज और सीडिंग, इन सबको समझते हैं। फिक्सचर्स क्या होता है? बेसिकली एक शेड्यूल होता है जो कि ये बताता है मेनली कौन सी टीम किसके साथ खेलेगी, कब खेलेगी, डेट, टाइम और कहाँ पे खेलेगी, वेन्यू भी बताता है। बाय क्या होता है? जब एक टीम को हम सीधा ही नेक्स्ट राउंड के लिए प्रमोट कर देते हैं बिना खेले, यानी उनको खेलना नहीं है, उनको जीतना नहीं है, वो सीधा ही सेकंड राउंड के अंदर खेलेंगे। तो बाय का मतलब यही होता है जब वो खेलती नहीं है कोई भी टीम एक पर्टिकुलर राउंड, बस उसको सीधा ही आगे जाना पड़ता है। बट ऐसा बाय हम क्यों दे रहे हैं या अनफेयर क्यों कर रहे हैं हम ऐसा? जब अनइवन नंबर ऑफ टीम्स है, यानी ऑड नंबर ऑफ टीम्स है, हम अच्छे से फिक्सचर्स बना नहीं पा रहे हैं, कुछ टीम्स को हमें बाय देनी पड़ रही है, तब उस केस में हम बाय देते हैं। और साथ में फटीग को अवॉइड करने के लिए कि ऐसे फालतू में क्यों खिलवाना, एंड पूलिंग, जब पता ही है कोई टीम अच्छी है तो उसको बाय नहीं देते हैं, उसको बाय दे देते हैं, मतलब कि पता ही है वो फटीग ही करा रहे हो। मतलब फॉर एग्जांपल एक टीम है जिसके आगे 4 मैचेस हैं तो हमें एक मैच में बाय दे देते हैं, है ना। देन पूलिंग प्रीवियस, अच्छा प्रीवियसली कोई और पिछले साल के टूर्नामेंट में वो टीम जीती थी तो उनको एडवांटेज देने के लिए इस बार में तो उनको बाय दे देते हैं।
देन सीडिंग क्या होता है? सीडिंग देखो, बाय तो हमने मजबूरी में करा जब हमारे पास अनइवन नंबर ऑफ टीम्स थी। सीडिंग हम मजबूरी में नहीं, हम जानबूझ के करते हैं। सीडिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम स्ट्रॉन्ग टीम्स को सेपरेट कर देते हैं कि उनको अर्ली राउंड्स में हमने क्यों लड़वाना, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग टीम्स है जिनको सब लोग देखना चाहते हैं, जिनको सब लोग सपोर्ट करते हैं, एंड वो सच में स्ट्रॉन्ग टीम्स होती हैं क्योंकि वो लास्ट टाइम कई टाइम से वो जीतती आ रही हैं। इससे फेयर कंपटीशन प्रमोट होता है। अब आप बोलोगे फेयर कैसे है, आपने स्ट्रॉन्ग टीम्स को खिलवाया नहीं, वीक को खिलवाया, ऐसा क्यों है? मैंने आपको बताया ना, नॉकआउट टूर्नामेंट के अंदर एक रिस्क होता है कि जो स्ट्रॉन्ग टीम्स है वो बाहर ना हो जाए। तो इसी रिस्क को पूरा करने के लिए हम सीडिंग कर देते हैं कि ये बाहर ना हो जाए। इसीलिए अर्ली एलिमिनेशन गुड टीम्स की इससे प्रिवेंट होती है। अब बात करते हैं नॉकआउट और लीग टूर्नामेंट के फिक्सचर्स किस तरीके से बनाने हैं। नॉकआउट जब हम कर रहे हैं, नॉकआउट यानी जब बाहर निकाल देते हैं, एक के बाद ही एलिमिनेशन होता है, तो ऑड नंबर ऑफ टीम्स होंगी तो हमें बाय ज़रूर देना पड़ेगा। इवन होंगी तो हो सकता है कि बाय देना पड़े, हो सकता है कि ना देना पड़े। लीग टूर्नामेंट है तो ओड में देना पड़ेगा, टेबुलर मेथड से कर रहे हैं तो भी देना पड़ेगा। स्टेयर केस में हम कभी बाय नहीं देते हैं। साइक्लिक में अगर इवन होंगे या टेबुलर में इवन होंगे तो भी हमें नहीं देना होता बाय। अब सबसे पहले नॉकआउट की बात करते हैं। अब बायज और सीडिंग कैसे देते हैं वो मैं आपको यहाँ पर लिख रखा है, एक बार देख लो, बट समझ तो अप्लाई करके ही आएगा। पहला बाय हम देते हैं लोअर हाफ की फर्स्ट लास्ट टीम को। हम इस तरीके से, मान लो मेरे पास 6 टीम्स हैं, फर्स्ट टीम, सेकंड टीम, थर्ड टीम, फोर्थ टीम, फिफ्थ टीम एंड सिक्स्थ टीम, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी ना, मैंने 3 टीम्स के बाद ये इसको डिवाइड कर दिया मैंने अपर हाफ एंड लोअर हाफ में। ऊपर वाला अपर हाफ है, नीचे वाला लोअर हाफ। तो पहला बाय मैं देती हूँ लोअर हाफ की लास्ट टीम, यानी नीचे वाले इसकी नीचे वाले की लोअर हाफ की लास्ट टीम, यानी पहला बाय मैं इसको दूंगी। देन दूसरा बाय मैं देती हूँ अपर हाफ की पहली टीम, यानी इसको अपर हाफ की पहली टीम को। तीसरा बाय लोअर हाफ की फर्स्ट टीम को। देन चौथा बाय हम देते हैं अपर हाफ की लास्ट टीम को। तो हम कुछ इस तरीके से देंगे, पहला बाय, दूसरा बाय, तीसरा बाय एंड चौथा बाय। आई होप आई एम क्लियर, ठीक है। अगर मुझे सीडिंग करनी है तो मैं कैसे करूँगी, तो उल्टा है। यहाँ पे हमने लोअर हाफ से शुरू किया, यहाँ पे अपर हाफ को पहला देंगे, उसके बाद लोअर हाफ की लास्ट को, देन अपर हाफ की लास्ट को, देन लोअर हाफ की फर्स्ट को। आई होप आई एम क्लियर। बट फिर से बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। बाय हम देंगे पहले इसको, देन सेकंड पे इसको, देन थर्ड पे इसको, देन फोर्थ पे इसको। अगर मुझे सीडिंग करनी है तो पहले इसको, देन इसको, देन इसको एंड देन इसको, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको बाय और सीडिंग का कॉन्सेप्ट तो पता चल गया होगा। इवन और ऑड के अंदर बात करते हैं। नॉकआउट के अंदर जब हमारे पास इवन नंबर ऑफ टीम्स होंगी तो एन यहाँ पे हमेशा नंबर ऑफ टीम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मुझे देखना है कितने बायस देने पड़ेंगे तो मैं करती हूँ 2 की पावर n माइनस n। अब यहाँ पे ये n क्या आएगा, मैंने खुद से चूज़ करना होता है। मान लो ये टीम्स मेरी 8 है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 की पावर मैं क्या कर सकती हूँ, 2 कर सकती हूँ, 3 कर सकती हूँ। 3 पे 8 आ रहा है तो मैं यहाँ पे 3 चूज़ कर लूँगी, क्योंकि मेरे को कोशिश करनी है कि 0 आ जाए। अगर 0 नहीं आ रहा, अब मान लो यहाँ पर मेरा नंबर 6 था, ठीक है, अभी इवन ही है, तो 2 की पावर क्या रखूँ। अब 2 की पावर अगर मैं 2 रखती हूँ तो 4 आएगा, 3 रखती हूँ तो 8 आएगा। अब हमने छोटे वाला नहीं, नेक्स्ट वाला यानी 8 लेना है, ताकि हमारा माइनस में ना आए ना आंसर। तो हम 8 लेंगे, यानी यहाँ पे 3 ही लेंगे। तो भी नंबर ऑफ बाइज जो हैं, नंबर ऑफ बाइज जो होंगे हमारे पास, फिर उस केस में 8 में तो 0 आ जाएंगे। 6 के अंदर कितने आ जाएंगे, 2 की पावर 3 लेंगे तो 8 आ जाएगा यहाँ पे माइनस में 6, यानी 2 बाइज हमारे पास आ जाएंगे। और ये जो n आएगा ना जो हम चूज़ करेंगे, वो नंबर ऑफ राउंड्स हैं, कितने राउंड्स होंगे, जितने टीम्स से मैं 1 माइनस कर दो तो नंबर ऑफ मैचेस आ जाएंगे। अपर हाफ में कितने लोग होंगे, n/2, यानी हाफ ऑफ कर देंगे, बेसिकली इवन है तो। अब बात करते हैं ओड के केस में। ओड के केस में अपर हाफ लोअर हाफ कैसे करेंगे, ऊपर हाफ में 1 एक्स्ट्रा दे देंगे, यानी मान लो 11 जने हैं तो मैं ऊपर वालों को 6 दूंगी, नीचे वालों को 5 दूंगी। यहाँ पे भी n नंबर ऑफ टीम्स है। देन 2 की पावर n माइनस n, यहाँ पर भी नंबर ऑफ बाइज है। सिमिलरली यहाँ पर भी हम चूज़ करेंगे, और जो यहाँ पे स्मॉल n आएगा वो नंबर ऑफ राउंड्स हो जाएंगे। कितने नंबर ऑफ राउंड्स हो रहे हैं, n-1 मैचेस है। सारे फॉर्मूला सेम थे, बट बाइज की अगर मैं बात करूँ, अब देखो, अब हमारे पास बाइज आए। अब अपर हाफ में कितने देने हैं, लोअर हाफ में कितने देने हैं, तो यहाँ पे अपर हाफ में कम बाइज देते हैं। b-1/2 है, यहाँ पे b+1/2 है। जैसे हमने अपर हाफ में लोग ज़्यादा हैं बट बाइज कम है, ये बात याद रखना।
अब इस चैप्टर की जो वीडियो है वो थोड़ी लंबी होगी एज़ कम्पेयर टू अदर चैप्टर्स की जो मैं वीडियो बनाऊंगी वो काफ़ी छोटी होगी, क्योंकि इसमें फिक्सचर्स को समझाने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड मी। देन क्वार्टर सिस्टम की अगर हम बात करें, जब हमारा एन यानी नंबर ऑफ टीम्स बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं तो हम 2 में डिवाइड करने से ज़्यादा 4 में डिवाइड करते हैं, इसी को ही क्वार्टर सिस्टम कहते हैं, ठीक है। और उन चारों पार्ट्स को हम क्वार्टर्स बोल देते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल्स लिए मैंने बड़े सारे। ड्रो नॉकआउट फिक्सचर फॉर 8 टीम्स। अब 8 टीम्स हैं तो मैंने लिख दिया 8 यहाँ पर, 2 की पावर n-n, n को मैंने 3 चूज़ किया यहाँ पर और मेरा 0 आ गई बायज। नंबर ऑफ बायज 0 है, नंबर ऑफ राउंड्स मेरे पास 3 है, नंबर ऑफ टीम्स 8 है, अपर हाफ में 4 होंगे, लोअर हाफ में 4 होंगे, n-1 7 है, यानी टोटल नंबर ऑफ मैचेस 7 होंगे। तो यहाँ पे सिंपली मैंने क्या करना है, 8 टीम्स को लिखना है, अपर हाफ लोअर हाफ में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले मैं ऐसा कोशिश करना है अपर हाफ की टीम्स अपर हाफ से ही लड़ाई करेंगी, लोअर हाफ की लोअर हाफ से करेंगे स्टार्टिंग में। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट राउंड में फर्स्ट और सेकंड का मैच हुआ, इसमें थर्ड और फोर्थ का, देन फिफ्थ सिक्स्थ का, सेवन्थ एट्थ का, क्योंकि कोई बाय नहीं दिया था, सब मैच खेल रहे हैं। फिर सेकंड राउंड में इन 1 और 2 में से कोई एक जीता होगा ना, मान लो 1 जीता, आप खुद से यहाँ पे लिख सकते हो कौन जीता, अगर क्वेश्चन में दिया है तो वेल एंड गुड। देन इन दोनों में से जो भी जीता होगा उनका मैच, इनमें से जो जीता होगा, देन इनमें से जो जीतेगा उनका मैच, इससे हमारे पास विनर आ जाएगा। और आप देखो इस तरीके से ये फर्स्ट राउंड था, ये सेकंड राउंड था, थर्ड राउंड था। टोटल नंबर ऑफ मैचेस गिनना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 7 ही मैचेस होने चाहिए थे। इसी तरीके से मैंने 6 टीम्स के लिए भी बनाया है। 6 टीम्स में बायज लगेंगे, ये 8 टीम्स थी, अब 6 टीम्स है तो बायज लगेंगे। देखो n6 लिया, 2 की पावर n-n, आपके पास 2 आया, n की वैल्यू 3 आई, अपर हाफ में 3 जने होंगे, लोअर हाफ में भी 3 होंगे, n-1 आपके पास 5 आ जाएगा, ये नंबर ऑफ राउंड्स 5 आएंगे। अब देखो यहाँ पर मैंने 6 लोग रखे, अपर हाफ लोअर हाफ रखा। अब मैं बायस दूंगी, सबसे पहले हम देते हैं लोअर टीम की लोअर हाफ की लास्ट टीम को, देन अपर हाफ की फर्स्ट टीम को। इनको मैंने बाय दे दिया, इनको अभी नहीं खिलवाना, इनको सीधा नेक्स्ट राउंड में। तो हम इन दोनों को आपस में खिलवा देंगे, अपर हाफ और लोअर हाफ को ही खिलाना होता है। देन सेकेंड राउंड में इनमें से जो जीतेगा और जो बाय दी थी इनको खिलवाएंगे, देन इनको और इनको। जब आप खुद से बनाने की कोशिश करो कि ईजिली बन जाएंगे, बहुत डिफिकल्ट नहीं होते, बट हम भूल जाते हैं। आप अगर अभी पढ़ोगे थोड़े से दिनों बाद भूल जाओगे इसे, इसीलिए लास्ट टाइम एक बार रिवाइज करना ज़रूरी है बिफोर द एग्ज़ाम। एंड देन लास्ट में इन दोनों का कराएंगे, एंड देन हमारे पास विनर आ जाएगा। यहाँ पे भी 3 हमारे राउंड्स हुए। अगर हम बात करना चाहें मैचेस कितने हुए, 1 2 3 4 5 जितने होने चाहिए थे। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर थोड़े से बड़ा कर करके भी कर रखा है। जैसे मैंने यहाँ पे लिया है ड्रो नॉकआउट फिक्सचर्स फॉर 11 टीम्स, और मैंने 4 टीम्स को सीड भी करके दिखाया है। यहाँ पर हम देखेंगे टोटल टीम्स मैंने ली 11, 2 की पावर n-n किया तो मेरे पास 5 आया। अब यहाँ पर मैंने क्या किया ना, 8 के बाद नेक्स्ट मेरे पास पावर थी 16, तो मैंने 16 चूज़ करी। अब 16 बेसिकली 2 की पावर 4 थी तो यहाँ पे 4 चूज़ किया, 16 - 11 किया तो 5 आ गया। अपर हाफ में 6 और लोअर हाफ में 5। अगर आप मुझे देखने बायस, टोटल नंबर ऑफ बायस में 5 दे रही हूँ, तो कितने अपर हाफ में लोग ज़्यादा हैं बट बायस कम, तो ऊपर वाले को मैंने 2 बायस देने, नीचे वाले को मैंने 3 बायस देने। वो ऑटोमेटिकली आप जब इस तरीके से बायस दोगे तो आपके ऑटोमेटिकली आएंगे भी ऐसे ही। n-1 आपका 10 आ जाता है, जो कि आपका नंबर ऑफ मैचेस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो मैंने 11 की 11 टीम्स को इस तरीके से अरेंज कर दिया है। एंड यहाँ पर हम देखें तो पहली टीम को यहाँ पे मैंने पहली इसको बाय दिया, देन इसको बाय दिया, देन इसको। उसके बाद अब मुझे फिर से किसको देना है, फिर से नीचे कोई, अब नीचे वाला हुआ है तो उसके ऊपर वाले को दे दिया है ना, तो B5 को, B5 10th वाली टीम को बाय मिल गया। अब यहाँ पे बोला गया है मैं सीड भी करना है 4 टीम्स को, मैंने सीड भी कर देती हूँ। सीडिंग कैसे करते हैं, सबसे पहला सीड करते हैं यहाँ पे, देन नीचे, देन यहाँ पे, एंड देन यहाँ पे। तो मैंने 4, उसी को ही सीड हुआ जिसको ऑलरेडी बाय मिल चुका था, तो सीडिंग अगर ना भी करती तो भी सेम बनता, सीडिंग कर दी तो भी अब सेम बनेगा। आई होप आई एम क्लियर। अगर सीडिंग 5 होती ना तो ये वाली टीम भी सीड हो जाती, ठीक है। अब देखो ये अपर हाफ है, लोअर हाफ है। अब यहाँ पे सिमिलरली मैंने यहाँ पे मैचेस कराए हैं जैसे सब में करवाई हैं। जो बायस वाली टीम है उनको एक राउंड में नहीं खिलाया, जो ऐसा नहीं सोचना जिनको बाय और सीड दोनों कर दिया उनको 2 राउंड ना खिलाएं, ऐसा नहीं करना, बस एक ही राउंड नहीं खिलाना, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ड्रो नॉकआउट फिक्सचर फॉर 21 टीम्स यानी 21 टीम्स। यहाँ पे मैंने क्वार्टर्स को यूज़ करा है। हर एग्जाम्पल में कुछ ना कुछ नया ऐड हुआ है,
तो यहाँ पे n 21 लिया, यहाँ पे भी 2 की पावर n माइनस n करा तो 32 आए नेक्स्ट पावर, विच इज़ 11 बाइज हमें देने हैं। यहाँ पर n आपके पास 5 आ गया, n माइनस 1 आपके पास आ गए 20। n आपके नंबर ऑफ राउंड्स हैं, ये आपके नंबर ऑफ मैचेस हैं। अपर हाफ में 11 जन है, लोअर हाफ में 10, बाइज अपर हाफ में 5 है। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला बड़ा काम आता है, अपर हाफ में लोग ज़्यादा बाइज कम देंगे और लोअर हाफ में बाइज ज़्यादा लोग कम। अब हम क्या करेंगे, पहले तो मुझे क्वार्टर्स में डिवाइड करना है, ठीक है। अब मैं अगर क्वार्टर्स में डिवाइड करूँ तो 20 को मैं 4 से डिवाइड करूँ तो 5-5 जने आने चाहिए हर क्वार्टर में। 5-5 दे दिया, एक रिमाइंडर बच गया था, 21 टीम्स है ना मेरे पास, तो 5-5 मैंने दे दिया यहाँ पर, है ना। और एक रिमाइंडर मैंने फर्स्ट क्वार्टर में ऐड कर दिया। अगर 2 रिमाइंडर बचता तो मैं 2 नहीं ऐड करती, तो फिर मैं एक इधर करती, एक नेक्स्ट में करती। इसी तरीके से 6 आपके पास लोग हो गए फर्स्ट क्वार्टर में। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे 21 टीम्स लिखी हैं और इनको पहले तो अपर हाफ लोअर हाफ में डिवाइड किया और फिर इनको क्वार्टर्स में भी डिवाइड कर दिया। अब जब हम बाइज देंगे ना तो हमें पता है कैसे देने हैं इसको, यानी 2 क्वार्टर्स को मैंने पूरा समझ लेना है और अपर हाफ पूरा एक लेना है और 2 क्वार्टर्स को मैंने अपर हाफ और लोअर हाफ समझ के बाय देना है। कि अब देखो मेरे को पता है कि मैंने अपर हाफ में 5 बाइज देने हैं, पहला बाय इधर, दूजा बाय इधर, तीजा बाय इधर, चौथा बाय इधर, पांचवा बाय इधर, एंड देन सिमिलरली मैचेस हुए। और इधर लोअर हाफ को पूरा एक मैच समझ के मैंने 6 बायस देने हैं। इसी तरीके से मैंने दिए हैं, पहला बाय इधर, दूसरा बाय इधर, तीसरा बाय इधर, चौथा बाय इधर, पांचवा इधर, छठा इधर। आई होप आई एम क्लियर, ठीक है। एंड देन यहाँ पे मैचेस हुए और यहाँ पे आपका विनर आ गया। ये तो हो गए नॉकआउट फिक्सचर्स। अब आ जाओ लीग फिक्सचर्स पे। लीग फिक्सचर्स की बात करते हैं। पहला मेथड होता है स्टेयरकेस मेथड। अगर आपके पास आ जाए ना कि आपको कोई भी लीग पे बनाना, लीग टूर्नामेंट का करना है एंड कोई भी मेथड चूज़ करो तो स्टेयरकेस चूज़ करना। स्टेयरकेस सबसे आसान मेथड है, इसमें कोई बाइज वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं है, बड़े सिंपल से 3 फॉर्मूलाज हैं। ओड इवन के लिए भी सेम है, सो देखो कितना अच्छा है, ना बाइज है ना ओड इवन के लिए डिफरेंस है कोई। तो n आपका नंबर ऑफ टीम्स है, यहाँ पे n-1 नंबर ऑफ राउंड्स होते हैं एंड n इंटू n-1/2 आपके नंबर ऑफ मैचेस हैं। पूरे लीग टूर्नामेंट में नंबर ऑफ मैचेस का फॉर्मूला सेम है, चाहे कोई भी केस हो, है ना। तो n इंटू n-1/2 नंबर ऑफ बैचेस, नंबर ऑफ टीम्स n है, नंबर ऑफ राउंड्स याद रखना n-1 होते हैं स्टेयरकेस मेथड में। ड्रॉ फिक्सचर्स फॉर 6 टीम्स यूजिंग स्टेयरकेस मेथड। यहाँ पे आपके 6 टीम्स और 5 राउंड आएंगे, बस इतना याद रखना है, कुछ नहीं करना। पहली टीम को दूसरी साथ, पहली को तीसरी साथ, चौथी साथ, पांचवी साथ, छठी साथ। अब दूसरी को सीधा थर्ड से शुरू करना है, 4th 5th 6th, देन थर्ड लिखकर 4th 5th 6th, देन 4th लिख के 5th 6th, देन इस तरीके से स्टेयर का स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ पे थोड़ा टेढ़ा बना है तो इसे इग्नोर करना, आपने स्केल से अच्छा सा बनाना है ना एग्जाम में। इस तरीके से आपका आ जाएगा। टोटल आप गिनोगे आपके 15 मैचेस आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। और यहाँ पे हर एक टीम मैच खेल चुकी है, 1-2 से खेल चुका है, इस तरीके से, ठीक है। अब फिक्सचर्स हमें 5 टीम्स के लिए बनाना है, स्टेयरकेस मेथड के लिए भी बड़ा इजी है। सिमिलरली हमने करना है, नंबर ऑफ राउंड्स निकाल लेंगे, n-1 करके 4 होंगे यहाँ पर। बहुत ईजी मेथड है स्टेयरकेस मेथड, ठीक है। अब आ जाओ साइक्लिक मेथड पे। साइक्लिक मेथड में क्या करना है, साइक्लिक मेथड और वो टेबुलर मेथड थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो ध्यान से देखना साइक्लिक मेथड को। इसमें n जो है वो नंबर ऑफ टीम्स है, वही n इंटू n-1/2 नंबर ऑफ मैचेस है, सारे फॉर्मूला सेम है। बट याद क्या रखना है, n वहाँ पे n-1 थे ना राउंड्स, यहाँ पे n-1 है इवन के लिए। अगर ओड है तो n होंगे राउंड्स, ओड में एक राउंड एक्स्ट्रा होता है। अब यहाँ पर मैंने सिंपली 4 टीम्स के लिए किया है, सबसे इजी। n4 n-1 3 आ जाएगा और आपके पास नंबर ऑफ मैचेस 6 हैं, राउंड्स 3 है। यहाँ पे हमने क्या करना है ना, मैंने 4 को इस तरीके से अरेंज करना है, जैसे फर्स्ट टीम, देन सेकंड टीम, सामने 3, इस तरीके से क्लॉक वाइज, इस तरीके से, है ना, स्क्वायर सा बनाते हुए। अगर 6 टीम्स होती तो मैं पता है कैसे करती, 1 2 3 4 5 6, है ना। अगर अब 5 टीम्स होंगी ओड नंबर, वो हमें देखेंगे अभी हम, ठीक है। तो 1 2 3 4 इस तरीके से मैंने किया। अब एक नंबर को आपने यहाँ पे फिक्स कर लेना है, यहाँ पे 1 को मैंने फिक्स कर लिया और फिर आपने इनको रोटेट करवाना है क्लॉकवाइज, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी करा सकते हो, बट क्लॉकवाइज ही करेंगे हम। यहाँ पर राउंड फर्स्ट है ये, सेकेंड राउंड में मैंने फर्स्ट को यहीं पे रखा और इसको सबको रोटेट करा दिया। 4 यहाँ पे आ जाएगा और 3 ऊपर, 2 आगे, है ना, इस तरीके से रोटेट करा दिया। राउंड 3 में इसको पकड़ के एक बार फिर से रोटेट करा दिया। आप देख सकते हो मैंने किस तरीके से रोटेट कराया है।
और आपके तीन तीन राउंड्स थे क्वेश्चन के अंदर n-1 तो 3 कराए। अगर ओड है तो n ही आपके नंबर ऑफ राउंड्स होते हैं। अब जैसे इस केस में 5 टीम्स के लिए बनाना है तो 5 ही नंबर ऑफ राउंड्स हो जाएंगे और आपके नंबर ऑफ मैचेस 10 है, उसकी ज़रूरत नहीं है इतनी। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं अरेंज कर रही हूँ तो 1 2 3 4 5 किया, एक जगह खाली रहेगी तो बाय। अब मैं यहाँ पे बाय को फिक्स कर लूँगी, बाय थोड़ा ईजी है फिक्स करना। अब बाकी सबको रोटेट करूँगी। कितनी बार करना है? 5 बार, क्योंकि 5 राउंड्स हैं। 5 छठी बार करने की कोशिश करोगे तो सेम यही बन जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये मेथड भी क्लियर हो गया है। देन बात करते हैं टेबुलर मेथड की। ध्यान से सुनना टेबुलर मेथड को। इसमें क्या है, इवन के लिए, जस्ट अ सेकेंड, इसमें क्या है, इवन के लिए n, यानी n आपका नंबर ऑफ टीम्स है। अब यहाँ पर भी आपके जो n इंटू n-1/2 ये नंबर ऑफ मैचेस दे रहा है, बट यहाँ पर आपको याद रखना है कि नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने बनाने हैं। टेबल आपका टेबल ऐसे बनेगा, मानो 7 आता है नंबर ऑफ बॉक्सेस, तो 7/7 का टेबल बनता है। ठीक है, और नंबर ऑफ बॉक्सेस जो होंगे ना हमेशा ओड होते हैं, हमेशा ओड, क्योंकि क्यों मैं आपको बताऊंगी। नंबर ऑफ बॉक्सेस हमारे पास हमेशा ओड होते हैं, तो ये बात याद रखनी है। इवन है तो 1 प्लस कर दो, ओड बन जाएगा, है ना। अब ओड में ऐसा नहीं है कि ओड ही रखो, थोड़े एक्स्ट्रा चाहिए होते हैं, इसलिए n+2 कर दिया। 1 करते तो इवन बन जाता ना, तो 2 कर दिया, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस यहाँ पर हमारे पास n+2 है, यहाँ पे n+1 है। कितने नंबर ऑफ राउंड्स होंगे, हमें पता है हमेशा ओड में ज़्यादा होते हैं राउंड्स, तो नंबर ऑफ राउंड्स n यहाँ पर ज़्यादा होंगे, क्योंकि यहाँ पे बाय भी मिलता होता है। एंड यहाँ पे नंबर ऑफ राउंड्स कम है, यानी n-1 होंगे। ये याद रखना है, n इंटू n-1/2 आपके नंबर ऑफ मैचेस है हर जगह लीग के अंदर। अब सबसे पहले हम बनाते हैं 4 टीम्स के लिए यूजिंग टेबुलर मेथड। हमने यहाँ पे लिख दिया n, आपके पास n+1 लिख दिया, n-1। n-1 क्या है और n+1 बेसिकली आपके पास क्या है, नंबर ऑफ बॉक्सेज, यानी कितने का बॉक्स बनेगा। n-1 आपके पास नंबर ऑफ राउंड्स हैं, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने अब मेरे को 5 का चाहिए तो मैंने 5/5 का एक बॉक्स बनाया, बीच में मैंने इस तरीके से एक लाइन खींच देनी है, यहाँ पे मैंने टीम्स लिखनी है ABCD। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, ABCD लिखने के बाद अब इन एक जगह इसको तो बंद कर दो, इस जगह पे मुझे देखना है। अब इस ब्लॉक पे तो कुछ नहीं लिख सकती, इन ब्लॉक्स में मैं कुछ लिख सकती थी। मैंने क्या करना है, सबसे पहले तो कितने राउंड्स है मेरे पास, 3 राउंड्स है ना। यहाँ पे देखो 3 आया था ना n-1, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 2 3। अब मैं क्या करूँगी, उस काउंटिंग को कंप्लीट करूँगी, यानी 1 2 3 लिख दिया। अब यहाँ पर अगर जगह होती, यहाँ पर कोई जगह नहीं इसलिए कुछ नहीं लिखा, पर अगर जगह होती तो मैं 2 3 लिखती। यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं 3 1 लिखती, क्योंकि 1 2 3 वैसे कंटिन्यू कर रहे हैं हम काउंटिंग को। बट लास्ट कॉलम में हम कभी काउंटिंग को कंटिन्यू नहीं करते, हम लास्ट में क्या करते हैं, जैसे 1 2 3 है ना, तो लास्ट में हम इस तरीके से करते हैं 3 के बाद कि सारे पहले इवन नंबर्स लिखो फिर सारे ओड नंबर्स लिखो। यानी 3 के बाद हमें पता है क्या करती, 1 2 3 है ना, सबसे पहले ओड इवन नंबर लिखने हैं, तो 2 है सिर्फ इसमें, तो 2 लिखा, फिर ओड नंबर्स 1 और 3 लिखना है, 1। अब 3 भी लिखती अगर जगह होती तो। इसमें थोड़ा कम अच्छे से समझ आया होगा, नेक्स्ट में आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। 5 टीम्स के लिए फिक्सचर बनाना है आपका n5 और आपका नंबर n+2 बॉक्सेस आपके 7 हैं, नंबर ऑफ राउंड्स नंबर ऑफ टीम्स आपकी 5 रहती हैं यहाँ पर। ठीक है, और इवन के अंदर हमारी n-1 होगी थी, तो यहाँ पर भी मैंने 7 का बॉक्स बनाया है, और यहाँ पर मैंने आपके लिख दिए ABCDE 5 टीम्स, और साथ में एक बाय लिख दिया, क्योंकि ऑब्वियसली जगह खाली बची थी, इसलिए बाय और ओड में देना भी पड़ता है ना। अब मैंने यहाँ पे सिमिलरली 1 2 3 4 5 सारे राउंड्स लिख दिए ऊपर। अब मैं काउंटिंग को कंप्लीट करूँगी, 2 के बाद 3 3 के बाद 4 5 4 के बाद 5। अब 5 के बाद खत्म हो गया, फिर से शुरू कर दो 1 2। जगह होती तो मैं 3 4 भी लिखती। आई होप आई एम क्लियर। लास्ट में 5 लिखा हुआ था, अब हमने लास्ट में क्या करना है, 1 2 3 4 5 में सिर्फ पहले इवन नंबर्स लिखो 2 and 4, देन ओड शुरू कर दो 1 3। जगह होती तो 5 भी आता, बट नहीं है, होगी भी नहीं कभी। 5 आ गया ना ऑलरेडी, एक रो में एक बार ही आ रहा है नंबर। ठीक है, सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं, इंट्राम्यूरल टूर्नामेंट्स कौन से होते हैं और एक्स्ट्रा म्यूरल कौन से होते हैं। इंट्राम्यूरल वो टूर्नामेंट्स होते हैं जो कि सेम इंस्टीट्यूशन के अंदर कंडक्ट हो रहा है, यानी उन्हीं की एक जैसे स्कूल के अंदर मान लो हो रहा है कंडक्ट, सारी हाउसेज इंटर हाउस कॉम्पिटिशन बेसिकली। इसके अंदर मास पार्टिसिपेशन होता है, फिजिकल फिटनेस होता है,
पर्सनालिटी का डेवलपमेंट, लीडरशिप की क्वालिटीज़ चेक करना, स्पोर्ट्समैनशिप और फेयर प्ले हो। सिग्निफिकेंस क्या है कि एक्स्ट्रा म्यूरल टूर्नामेंट्स के लिए सिलेक्ट करना कि एक स्कूल से कौन से बच्चे भेजने हैं। ग्रुप कोहेजन, अपने ग्रुप के साथ घुल मिल जाते हैं बच्चे, है ना। रिक्रिएशन होता है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस मिलता है, ओवरऑल डेवलपमेंट होती है। एक्स्ट्रा म्यूरल टूर्नामेंट्स वो होते हैं जो बिटवीन डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, जब मान लो कोई एक स्कूल और दूसरे स्कूल के बीच में जब टूर्नामेंट्स होते हैं तो उसे एक्स्ट्रा म्यूरल टूर्नामेंट्स कहते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव होता है हाई परफॉर्मेंस और अचीवमेंट करना, है ना, हाई परफॉर्मेंस को अचीव करना, करियर अपॉर्चुनिटीज़ देखना स्पोर्ट्स में, सोशल एंड कल्चरल इंटीग्रेशन हमें मिलती है देखने को। सिग्निफिकेंस क्या है कि परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है और डिफरेंट डिफरेंट लोगों से हम मिलते हैं, उनकी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। साइकोलॉजिकली हम डेवलप करते हैं, हायर फिटनेस लेवल होता है, सोशलाइजेशन एंड कल्चरल एक्सचेंज भी होता है। बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम की, जैसे कि स्पोर्ट्स डे। ये स्कूल प्रोग्राम होता है जो कि एनुअली कंडक्ट होता है। इसमें बच्चे अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। इसके अंदर मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ही को एंकरेज करा जाता है। सारे बच्चे बेसिकली स्पोर्ट्स डे के अंदर तो पार्टिसिपेट करते हैं। देन आता है आपके पास हेल्थ रन। हेल्थ रन जो है हेल्थ अवेयरनेस को प्रमोट करने के लिए, उसमें कोई कंपटीशन नहीं है, सारे एज ग्रुप्स जो है सिंपली रन करते हैं एक साथ अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। रन फॉर फन क्यों करते हैं? रिक्रिएशनल, ऐसे स्ट्रेस फ्री, किसी को बिना मतलब स्ट्रेस के लिए, स्ट्रेस रिलीज करने के लिए फन रेसेस होती हैं स्कूल्स के अंदर, काफ़ी पॉपुलर है। देन रन फॉर अ स्पेसिफिक कोज, जब हम किसी एक चीज़ के लिए फंड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कैंसर, एड्स या एनवायरनमेंट के लिए फंडिंग करवा रहे हैं, तो हम किसी स्पेसिफिक कोज के लिए रन कर रहे हैं, नहीं किसी सोशल इशू के बारे में अवेयरनेस दे रहे हैं सबको, फंड जनरेट कर रहे हैं। बेसिकली इसका मेन काम फंड जनरेट करना होता है। देन रन फॉर यूनिटी, अपने कंट्री में ब्रदरहुड को प्रमोट करता है, पूरी नेशनल इंटीग्रेशन होती है, टुगेदरनेस की एक सेंस फील होती है कि हाँ हम सब एक है ना। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। नेशनल स्पोर्ट्स डे होता है 29 अगस्त को। फिट इंडिया मूवमेंट भी 29 अगस्त 2019 को होता है, हुआ था शुरू, ठीक है। अब एक बार हम इस चैप्टर को रिवाइज कर लेते हैं, एक बार रिकॉल कर लेते हैं क्विकली। प्लानिंग के बारे में हमने पढ़ा कि सबसे फोरमोस्ट फंक्शन होता है, क्या क्या चीज़ें हमें ऑलरेडी डिसाइड करनी होती है। प्लानिंग से जो चीज़ें हैं वो सिस्टमैटिकली होती हैं। एक गुड प्लान स्पेसिफिक, लॉजिकल, फ्लेक्सिबल और कंप्लीट होता है। ऑब्जेक्टिव्स थे कि गोल ओरिएंटेड, पॉलिसी बन जाती है, इकोनॉमी यानी कोस्ट को कंट्रोल कर पाते हैं, जो डिफाइन कर पाते हैं कैसे प्रोसीजर होगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस को देख सकते हैं, स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं। कमेटीज़ को हमने क्यों बनाया था, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, ताकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हम बांट सके वेरियस कमेटीज़ के अंदर। पहले हमने टेक्निकल कमेटी बड़ी जो कि सारा स्पोर्ट्स का ध्यान रखती है, क्या क्या फिक्सचर्स है एंड ऑल ऑफ दैट। लॉजिस्टिक्स कमेटी पड़ी जो कि सारी अरेंजमेंट्स करती है फैसिलिटीज़ की। फाइनेंस पड़ी जो कि बजट वगैरह तैयार करती है। मार्केटिंग कमेटी जो कि पब्लिसिटी स्पॉन्सरशिप्स के साथ डील करती है। फिर हमने टूर्नामेंट्स पढ़े। टूर्नामेंट्स सीरीज ऑफ मैचेस थे जो कि विनर को डिटरमाइन करते हैं। टूर्नामेंट्स जो थे नॉकआउट और लीग होते हैं, लीग को राउंड रोबिन भी कहते हैं। नॉकआउट जिसमें एक प्लेयर को एलिमिनेट कर दिया जाता है जैसे ही वो हारता है। लीग के अंदर हर प्लेयर को हर साथ खेलने का मौका मिलता है। इसमें रैंकिंग हो पाती है। इसके अंदर रिस्क होता है, नॉकआउट में रिस्क होता है कि गुड टीम्स जो हैं वो एलिमिनेट हो जाए। देन कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट की बात करें तो इन दोनों का मिक्सचर होता है जब टीम्स काफ़ी लार्ज नंबर में होती है। वेन्यूज स्प्रेड होते हैं क्रॉस रीजन्स, फॉर एग्जांपल फीफा वर्ल्ड कप। फिक्सचर्स बाय और सीडिंग की बात करते हैं। फिक्सचर एक शेड्यूल होता है। बाय जब हम एक प्लेयर को एक राउंड में ना खिलवाएं, उसको सीधा अगले राउंड में प्रमोट कर दें। सीडिंग जब हम स्ट्रॉन्ग टीम्स को ताकि वो एलिमिनेट ना हो जाए इसीलिए उनको बचा लेते हैं, उनको सीड कर लेते हैं। नॉकआउट के अंदर आपके ओड में बाय मिलता है, इवन में मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता। लीग में साइक्लिक, टेबुलर, स्टेयरकेस। साइक्लिक और टेबुलर में ओड में मिलता है, इवन में नहीं मिलता। स्टेयरकेस में कभी बाय नहीं मिलता। नॉकआउट में हम बायज और सीडिंग कुछ इस तरीके से करते हैं। पहले लोअर हाफ की लास्ट टीम, देन अपर हाफ की फर्स्ट टीम, देन लोअर हाफ की फर्स्ट टीम, देन अपर हाफ की लास्ट टीम। सीडिंग में पहले अपर हाफ की फर्स्ट टीम, देन लोअर हाफ की लास्ट टीम, देन अपर हाफ की लास्ट टीम, देन लोअर हाफ की फर्स्ट टीम। इवन की बात करें, नंबर ऑफ टीम्स है 2 की पावर n-n नंबर ऑफ बायज देता है। जो स्मॉल n है यही नंबर ऑफ राउंड्स हैं। n-1 आपका नंबर ऑफ मैचेस होते हैं। ओड की बात करें, n नंबर ऑफ टीम्स हैं, 2 की पावर n-n नंबर ऑफ बायज, n नंबर ऑफ राउंड्स हैं। अपर हाफ में लोग ज़्यादा, लोअर हाफ में बायज ज़्यादा मिलते हैं।
देन ये आपके फिक्सचर्स बना रखे हैं। उसके बाद लीग टूर्नामेंट में स्टेयरकेस मेथड के अंदर n नंबर ऑफ टीम्स हैं, n×n-1/2 तो नंबर ऑफ मैचेस है हर जगह पे लीग टूर्नामेंट में। यहाँ पे n-1 आपके नंबर ऑफ राउंड्स है। साइक्लिक के अंदर n आपका नंबर ऑफ राउंड्स हैं और आपके n-1 नंबर ऑफ राउंड्स है फॉर इवन, और ओड के लिए n है। ओड के लिए हमेशा आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। यहाँ पर भी आपके n-1 है फॉर इवन एंड यहाँ पे भी आपके नंबर ऑफ राउंड्स n हैं फॉर ओड टीम्स। यहाँ पर आपके नंबर ऑफ बॉक्सेस n+1 हमेशा ओड नंबर आता है, ओड में n+2 कर दो। नंबर ऑफ टीम्स तो हमेशा n ही रहेंगी। एंड देन बात करें इसमें हमने एक को फिक्स करके रोटेट करना है जितने भी राउंड्स हैं उतनी बार के लिए। एंड इसके अंदर हमने क्या किया था, 7x7 का बॉक्स बनाया जब 5 थे, नहीं n+2 करा जब ओड थे, तो यहाँ पे बाय लिख दिया। 1 2 3 4 5 जितने राउंड्स थे वो लिखा, देन काउंटिंग को कंप्लीट किया। 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 5, 4 के बाद 5 एंड देन 1 2। देन यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पे पहले मैंने इवन लेना है एंड देन ओड। 5 के बाद 2 और 4 लिए क्योंकि वो इवन थे, एंड देन 1 और 3 लिए क्योंकि वो ओड थे, सीक्वेंस के अंदर लिया है। देन इंट्राम्यूरल टूर्नामेंट्स वो होते हैं जो कि विद इन द सेम इंस्टीट्यूशन कराए जाते हैं। एक्स्ट्राम्यूरल जो कि 2 इंस्टीट्यूशंस के बीच में कराए जाते हैं। स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम की बात करें, स्पोर्ट्स डे एनुअल स्पोर्ट्स प्रोग्राम होता है जो कि टैलेंट को शोकेस करता है। हेल्थ रन, हेल्थ अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए कोई कॉम्पिटिशन नहीं होता, ऑल एज ग्रुप के लिए ओपन होता है। रन फॉर फन, स्ट्रेस फ्री रेसेस होती हैं फ़न के लिए जो करी जाती हैं। स्पेसिफिक कोज में हमारा फंड्स जो है उसको जनरेट करना मेन मोटिव होता है। रन फॉर यूनिटी आपका प्रमोट करता है ब्रदरहुड को, नेशनल इंटीग्रेशन को और एक टुगेदरनेस की सेंस लाता है। नेशनल स्पोर्ट्स डे फिट इंडिया मूवमेंट 29 अगस्त 2019। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।